अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना के नए सचिवालय के उद्घाटन की तारीख फाइनल हो गई है। सीएम केसीआर ने 30 अप्रैल को नया सचिवालय शुरू करने का फैसला किया है, जिसे एक बार पूर्व में टाल दिया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने आमरा, वीरला स्तूपम और डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के उद्घाटन की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी बना रही है। उधर सीएम केसीआर ने नए सचिवालय के कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने अंतिम चरण में पहुंच चुके सचिवालय कार्य की प्रगति की जानकारी ली। केसीआर के साथ सीएम शांति कुमारी और मंत्री प्रशांत रेड्डी भी थे। कुछ ही दिनों में सचिवालय खुलने के मद्देनजर सीएम केसीआर ने इंजीनियरों और अधिकारियों से सचिवालय के कामकाज की जानकारी ली। केसीआर का कैबिन नए सचिवालय की 6ठी मंजिल पर होगा। इस पृष्ठभूमि में वहां कमरे से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। केसीआर ने इस पहलू की जांच की कि पूरी बिल्डिंग का काम कहां तक पूरा हो चुका है और कितना बाकी है। अधिकारियों से कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। 9 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में 6 मंजिलों वाला नया सचिवालय भवन बनाया जा रहा है। राज्य की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है। सचिवालय का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग स्टाइल में किया जा रहा है। प्राकृतिक वेंटिलेशन और प्रकाश सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जा रही है। MLC कविता ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को मंजूरी नहीं देती, तब तक उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जागृति के तत्वावधान में दीक्षा के साथ 18 दलों ने अपनी एकजुटता व्यक्त की है। कविता दीक्षा में CPM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम याचूरी भी शामिल हुए। कविता की दीक्षा को राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में महिला नेता आकर दीक्षा में बैठी। कविता ने मंच पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर दीक्षा प्रारंभ की। बड़ी संख्या में BRS नेता भी शामिल हुए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, सत्यवती राठौड़ सहित सांसद और विधायक शामिल हुए। कविता ने कहा है कि राजनीति में महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास बिल पास कराने के लिए संसद में पूर्ण बहुमत है। अगर बीजेपी बिल पेश करती है तो सभी पार्टियां उनका समर्थन करेंगी। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारत जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं।
रेस्पेक्टेड श्री येचुरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है। और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे है, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है, और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं, एमपीस हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम याचूरी ने कहा है कि सीपीएम महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन करेगी। महिला आरक्षण के हर संघर्ष में वे हिस्सा लेंगे। मोदी 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी मांग थी कि सोमवार से होने वाले संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाए। वो बहस चलती रही राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर मार्शल्स को लागू ले आना पड़ा ताकि वोट हुआ, पारित हुआ। लोकसभा में जाना था, वहाँ पे अगर पारित होता तो ये कानून बन जाता, लेकिन तब तक चुनाव आ गए, लोकसभा भंग हो गई, तो वहीं के वहीं पर वो बात रह गई। आज ज़रूरी है इसको इस सत्र में ले आने की। हमारी पूरी मांग है कि अब 13 तारीख परसों से जो शुरू होगी सत्र, उस सत्र में इस बिल को पेश करें, क्योंकि ये मोदी साहब का वादा था। जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने और जब संसद भवन में आए थे, पार्लियामेंट हाउस में, जब उन्होंने वहां पर सीढ़ियों के ऊपर अपना माथा टेक कर कहा ये जनतंत्र की मंदिर है, और उसी समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिकता हो महिला आरक्षण को लागू करने का। लेकिन आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ, हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में। अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं? और जो भी सवाल है यहाँ पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये कानून इस सदन में ले आए, और उसके लिए हम पूरा हमारा पूरा साथ होगा। और कविता जी को यही आश्वासन हम देना चाहते हैं कि इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए जब तक ये कानून पारित नहीं होता, हम आपके साथ मिलकर इसको लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सृष्टि की स्रोत नारी आज भी अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने विकास और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने इस धरना की आलोचना की है कि महिलाओं को शौचालय पार करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री सत्यवती राठौर ने विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर एमएलसी कविता दीक्षा में भाग लिया। उन्होंने आलोचना की है कि भाजपा द्वारा महिला विधायक के समर्थन की घोषणा किए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन विधायक लोकसभा के सामने नहीं आया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि अब भी भाजपा को आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण विधायक को संसद के चालू सत्र में पारित किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि भाजपा महिला विधायक को लेकर प्रतिबद्ध है। नामपल्ली में महिला घोष बीजेपी भरोसा दीक्षा शुरू करने वाले संजय कविता ने दिल्ली नहीं बल्कि प्रगति भवन के सामने धरना देने का विरोध किया। आरोप है कि कविता शराब मामले से बचने के लिए दिल्ली में दीक्षा ले रही है। बंडी संजय ने आलोचना करते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम में तेलंगाना का नंबर 1 स्थान है। वे जानना चाहते हैं कि बीआरएस पार्टी दिल्ली में क्यों पहल कर रही है। आरोप था कि महिला सरपंच को विधायक का कोई संरक्षण नहीं है। बंडी संजय बोलते, जागृति संगठन में महिलाएं नहीं, बीआरएस विधायकों में कितनी महिलाएं हैं? महिलाओं के लिए कम से कम 3% आरक्षण का पालन नहीं करने के लिए केसीआर की आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी को महिला अधिकारों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।
महिलाओं की तस्करी में तेलंगाना नंबर 2 पर है। राज्य में महिलाओं पर हो रहे हमलों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष शर्मिला ने महिला आरक्षण बिल को लेकर धरना दे रही बीआरएस एमएलसी कविता को निशाने पर लिया और कहा है कि उन्हें पहले इस मुद्दे पर दिल्ली नहीं बल्कि केसीआर के घर के पास धरना देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब बीआरएस पार्टी में ही 33% आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है तो कविता केंद्र से आरक्षण नीति लागू करने की मांग करना हास्यास्पद है। उन्होंने स्वागत किया है कि रेवंत रेड्डी शराब घोटाले पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। कविता सोनिया गांधी के घर में बैठी होगी और उनका तारीफ कर रही होंगी। उन्होंने कहा है कि अगर आप यह सब देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे सभी एक है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अहम मोड़ आ गया है। इस मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी को पहले दिए अपने बयान को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। पिल्लई की जांच की याचिका को स्वीकार करने वाली राउस एवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया। इस घटनाक्रम से सनसनी तब मच गई जब ईडी अरुण पिल्लई की पिछली गवाही के आधार पर बीआरएस एमएलसी कविता से पूछताछ करने जा रही है। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि पिल्लई ने अपनी जांच के दौरान स्वीकार किया है कि वह एमएलसी कविता के प्रतिनिधि थे। अब तक पिल्लई ने उन बयानों से मुकरने का फैसला किया है तो शराब घोटाले में आगे क्या होगा, यह बेहद रोमांचक हो गया है। सांसद रंजीत रेड्डी और सरकारी सचेतक आरके पुरी गांधी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने से पहले आदित्य नगर का विकास नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि वे शेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक सप्ताह से पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों की अज्ञात समस्याओं को जान रहे हैं और विकास में कोई खामी है तो उसका समाधान किया जा रहा है। मादापुर प्रमंडल अंतर्गत आदित्य नगर में स्थानीय मुद्दों पर सांसद रंजीत रेड्डी, सचेतक आरके पुरी गांधी व सांसद रंजीत रेड्डी सहित पार्षद जगदीश्वर गौड़ उन्होंने आदित्य नगर में घूम घूम कर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक आरके पुरी गांधी ने कहा है कि हम पिछली सरकारों की गलतियों को सुधार कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आदित्य नगर में 80% सीसी रोड व ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि लंबित कार्यों को भी चिन्हित कर उनका यथासंभव पूर्ण निरंकार किया जाएगा। सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र में तेलंगाना खनिज निगम के अध्यक्ष कृषांक ने हटाए गए गरीब लोगों के वोटों की तत्काल बहाली की मांग को लेकर छावनी बोर्ड पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर तख्तियां प्रदर्शित की जिसमें कहा गया था कि उन्हें छावनी बोर्ड के चुनावों में वोट देने और न्याय पाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कृषांक ने लगभग 35,000 वोटों को हटाने और गरीब लोगों के मताधिकार से वंचित करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि भाजपा के एक व्यक्ति को छावनी के मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और वोटों को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि छावनी निर्वाचन क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन अराजक है। छावनी परिषद के कार्यकाल में मतदाताओं की भीड़ उमड़ते ही तनावपूर्ण माहौल हो गया। सीईओ ने मतदाता हटाने और हटाए गए वोटों की तत्काल बहाली के मुद्दे पर तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। कृषांक ने कहा है कि सीईओ के आने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि गरीब लोगों के वोटों को हटाना उचित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गरीबों के वोटों को हटाना उचित नहीं है। उन्हें तुरंत मतदाता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, अन्यथा वे बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए तैयार है। संगठन के प्रमुख कृष्णा ने कहा, मुकुंद ज्वेलरी तेलंगाना में पहला सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट ज्वेलरी शोरूम है। कंपनी प्रबंधन द्वारा केपीएचबी कॉलोनी रोड नंबर 4 में मुकुंद ज्वेलरी शोरूम खोला गया है। संस्था के प्रमुख कृष्णा ने कहा है कि प्रदेश में पहला सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट ज्वेलरी शोरूम खोलना बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा है कि अब से वहां हैदराबाद के लोगों को सबसे कम कीमत और सबसे कम कीमत पर सोने के आभूषण उपलब्ध कराएंगे। दुकानदारों को एक परिष्कृत और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी का अनुभव मिलेगा क्योंकि उनके शोरूम में गहनों की एक विस्तृत श्रृंखला है। कंपनी के प्रवक्ता कृष्णा ने कहा है कि कई वैरायटी उपलब्ध है जो ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है। सुंदरैया विज्ञान केंद्र में किड्जी स्कूल का 11वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। स्कूल के निदेशक प्रसाद बाबू ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बड़े होकर सभी क्षेत्रों में दक्ष बनाने का अवसर देना और उन्हें भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार करना चाहिए।
बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को बिना तनाव के खेलकूद कर शिक्षित करने में शिक्षकों की भूमिका विशेष होती है। उन्होंने कहा है कि कम उम्र में ही छात्रों में अनुशासन पैदा करने के उद्देश्य से स्कूल की स्थापना सुखद वातावरण में की गई है। माता पिता अपने बच्चों को डांस करते देख आनंदित हुए। 12 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఉప్పల్లో కళ్యాణపురిలో మేము కిడ్జీ స్కూల్ నడుపుతున్నాము. సో ఫర్ ద లాస్ట్ 12 years we are continuing our program, conducting cultural programs and annual day for the children. Today we have conducted our 11th annual day at Sundaraya Kendram, and it is all over with the help of our parents, cooperation of our parents and teachers and staff. We have conducted our program. Thank you. Kids, they start their schooling from 15 months to 2 years. 2 సంవత్సరాల వయసు నుండి వాళ్ళు స్కూల్కి వస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి మేము వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా, మా టీచర్స్, మా స్టాఫ్ వాళ్ళని చాలా బాగా చూసుకుంటారు. Teaching time we follow the kids curriculum only, and they learn very well through that kids curriculum. And I'm here since 7 years, so I have a great experience, teaching experience and everything about that small kids and all. So I have a great experience about kids. Language we follow activities. They are so small, so we should follow that kids curriculum activities, games, fun and all things. That study is not important, writing is not important for them. Why? Because they are so small. So always we follow activities through we make them learn everything. Yeah, for play group we take above 2.5, like below 3 years we take them in play group. For nursery के लिए above 3 plus. For junior KG 4 plus, senior KG 5 plus. So automatically they complete 6 years, and after that they can take the admission in first standard after complete the 6 years. हैदराबाद में एक और हवाला रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सुल्तान बाजार पुलिस ने 2 पहिया वाहन में हवाला के रास्ते नकदी ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बंजारा हिल्स निवासी नंद कुमार जुबली हिल्स में AHS फर्नीचर शॉप चलाते हैं। गुरुवार की रात वहां एक्टिवा 2 पहिया वाहन में 40 लाख ले जा रहा था। MLC को चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण तुरु बाजार में वाहनों की जांच के दौरान सुल्तान बाजार पुलिस ने पकड़ लिया था। चूंकि नकदी के संबंध में कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने राशि को जब्त कर लिया है और नामपल्ली अदालत में पेश किया है। एक आदमी जो मौज मस्ती का आदी था और आसानी से पैसे कमाने के लिए कार चुराता था, उसकी मदद करने वाली उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों ने 18 कार किराए पर लिए और बाद में उसे बेच दिया। विकाराबाद जिले रामायागुड़ा के मनीराज और उनकी मां प्रेमलता पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में विभिन्न ट्रैवल से कार किराए पर लेकर हर महीने किराया भुगतान करने के साथ साथ उन्हें पुलिवेंदुलुई में शंकर रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को मासिक किराए पर बेच रहे हैं। जनवरी के महीने में जीडीमेटला थाना क्षेत्र में एक कार किराए पर लेकर वापस नहीं लौटाने पर कार के मालिक जाकिर ने जीडीमेटला पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रमंतपुर इलाके में 2 पहिया वाहन पर सवार संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब संदिग्ध से पूछताछ की गई तो उसने बताया है कि संगारेड्डी थाना क्षेत्र में 9, जगतगिरी गुट्टा में 8, जीडीमेटला क्षेत्र में 1, पुलिवेंदुला में 18 कार किराए पर लेकर बेची जाती थी। आरोपी की मां प्रेमलता को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। साइबर फ्रॉड के बारे में पुलिस कितना भी जागरूक करे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मासूम लोगों को डरा रहे हैं और उनके अकाउंट से कैश लूट रहे हैं। इस साल के पहले 2 महीनों में साइबर में 388 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया है कि अकेले साइबर में ही अब तक 388 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। निवेश के नाम पर 181 धोखाधड़ी दर्ज की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज्यादातर पीड़ित निजी कर्मचारी और IT पेशेवर है। पिछले 2 माह में
167 निजी कर्मचारी, 48 IT, 28 व्यवसायी, 24 गृहिणी, 21 छात्र, 13 सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, 7 बेरोजगार, 50 कर्मचारी व चिकित्सक शामिल है। मादापुर और कुकड़पल्ली इलाके ज्यादातर साइबर ट्रैप में आ रहे हैं। साइबराबाद साइबर क्राइम के DCP रीतिराज ने कहा है कि साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइटों और एप्स के जरिए मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जम के चर्चा और ट्रोलिंग का शिकार हुए सीनियर एक्टर नरेश और पवित्रा लोकेश ने शादी कर ली। उनकी शादी कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। नरेश ने ट्विटर पर शादी का वीडियो जारी किया। हाल ही में दोनों ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने एक शादी का वीडियो जारी किया है। वहीं नरेश लंबे समय से अपनी तीसरी पत्नी रम्या से दूर है। पवित्रा भी निजी स्वार्थों के कारण अपने पति से दूर रह रही है। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है और कुछ दिनों से साथ रह रहे हैं। नरेश और पवित्रा लोकेश की हाल ही में शादी हुई है।